जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन उन सब स्टूडेंट के लिए, उन सब कैंडिडेट के लिए जो किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज पूरा सेशन जो है डेडिकेटेड है। क्योंकि आज हम लोग जानेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि किस तरह इतिहास को समझना है। मतलब ये चार्ट यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो कहीं आप लोगों को इतिहास में दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सबको पता होगा कि इतिहास किसी भी एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास को समझे बिना किसी भी समाज को, किसी भी देश को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम लोग आज इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा काल पहले आया, कौन सा पीरियड पहले आया, किस तरह जो है विकास हुआ, किस तरह जो है ह्रास हुआ, किस तरह लोग डेवलप किए और हम लोग का जो आज जो अस्तित्व है किस तरह से है। तो आप सबको सरल पाठशाला में स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को मिलने वाला है और जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए इतिहास। इतिहास सबको पता होगा, ऐसा पीरियड, ऐसा काल जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिलता है या फिर जिसके बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की थी। तो इसकी तो जान गए इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इंडियन इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। तो देखिए, इतिहास जो भारत के इतिहास 3 भाग में डिवाइडेड है। प्रागैतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। 3 भाग में डिवाइडेड है, याद समझिएगा। प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर आज ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल था? ये एक ऐसा काल था जिसमें लोग जो है पूरा शिकार पे डिपेंडेंट थे और खास संग्रह करते थे। मतलब कि शिकार मतलब क्या? एक जानवर को मारे और उसी जानवर को 15 दिन 20 दिन तक उन लोग एक जगह इकट्ठा करके खाते रहते थे। तो ये जो है इस तरह का जीवन शैली था। मतलब एक तरह से जानवर और मनुष्य के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस उस वक्त नहीं था। ये इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। ये भी आपका 3 भाग में डिवाइडेड, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिर है आज ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल था, ऐसा पीरियड था जिसमें जो है लोगों को लिपि का ज्ञान, यहाँ पे आपका प्रागैतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। मैंने लोग लिखना पढ़ना नहीं जान रहे थे लोग। मतलब जिस तरह जानवर लोग जिंदगी गुजार रहे थे, इस तरह लोग मनुष्य का भी जीवन उसी तरह था। अब यहाँ पे आज ऐतिहासिक काल, ये पीरियड कौन सा पीरियड था? ये प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोनों के बीच का पीरियड था। मतलब यहाँ भी लोग जो है पत्थर से ही आपका जो है शिकार कर रहे थे। यहाँ भी लोग जो है आपका कहीं ना कहीं जानवर का ही शिकार करके खा रहे थे, मतलब खाना खा रहे थे। उस तरह करके जिंदगी लोग व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लोगों का लिपि का ज्ञान हो चुका था, और ऐसा लिपि का ज्ञान हुआ था जो हम लोग पढ़ नहीं पाए। उन लोग अपनी भाषा में समझ रहे थे, लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको आज तक पढ़ नहीं पाए, हम लोग उसको इंडिकेट नहीं कर पाए, हम लोग उसको आज तक जो है हम लोग समझ विकसित नहीं कर पाए समझने का। तो ये आपका आज ऐतिहासिक काल था। इसमें जो है बेसिकली जो है लोगों का लिखना पढ़ना आ गया था और लोग जागरूक हो चुके थे हल्का फुल्का। अब देखिए, ये तो हो गया ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल। अब यहाँ भी 2 भाग में डिवाइडेड है, इसको पढ़ेंगे हम धीरे आगे। अभी ऐतिहासिक काल, यही एक ऐसा काल है जहां पूरा लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसका जो है हर तरह से आपका वर्णन मिलेगा, विवरण मिलेगा, अब पूरा साक्ष्य आप लोग यहाँ मिलेगा। तो इसका जो है ये भी अभी 3 भाग में डिवाइडेड है, आपका प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में। तो इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे हल्का हल्का जानने का प्रयास करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल आपको बता दिया, ऐसा काल जहां पे लोग जो है, मनुष्य जो है बिल्कुल किस पे डिपेंडेंट था? शिकार करने पे। शिकार किससे करते हैं? बड़े बड़े पत्थर के औजार से जानवर को मार रहे थे, पशु को मार रहे थे और उसी को इकट्ठा करके खाना खा रहे थे। और बेसिकली जंगल में जो जो फल थे, जो चीज जंगल में निकलता था, उसको खाने का प्रयास करते थे। तो ये एक पीरियड था। ये आपका 3 भाग में डिवाइडेड है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड कहता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड कहता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड कहता है। अब देखिए कि पुरा पाषाण काल ये कब से स्टार्ट हुआ किसी को पता नहीं है। मतलब अज्ञात से लेके 8000 बीसी तक। कहां से? अज्ञात से लेके 8000 बीसी तक। अब यहाँ मध्य पाषाण काल है, इसको मेसोलिथिक पीरियड कहता है। ये 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक, मतलब 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। देखिए, अगला नव पाषाण काल, ये है आपका 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक, इसको नियोलिथिक पीरियड कहता है। तो ये 3 भाग में डिवाइड है। पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर ही होता है, आप लोग पता होगा। तो ये पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पूरी जो पत्थर पर ही डिपेंडेंट था, बड़े बड़े पत्थर के औजार थे और यहाँ पे लोग जानवरों को मार कर जो है खाना खा रहे थे। अब देखिए मध्य पाषाण काल, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया कि लोग जो है पशुपालन की जानकारी हो चुकी, मैंने लोगों ने क्या कि पशुओं को जो है अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया और यहाँ भी शिकारी कर ही रहे थे। लेकिन जो पत्थर थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, तो ये थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा नुकीला टाइप का होने लगा। मतलब पत्थर का जो है आपका जो औजार बनाने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब नव पाषाण काल, यहाँ तो आपका पशुपालन का ज्ञान हो चुका था और यहाँ पे जो है कृषि, नव पाषाण काल का दिया सबसे बड़ा चीज का कृषि। लोगों ने
खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, पशुपालन के साथ साथ जानवरों को अपना दोस्त बनाया, जानवरों को जो है आप यूज करना शुरू कर दिया, और एग्रीकल्चर का विकास हो गया, कृषि का विकास हो गया। और यहाँ जो पत्थर के औजार थे वो बिल्कुल नुकीले, पतले पतले नुकीले, ताकि जानवरों को मतलब शिकार करने में इन लोगों को किसी तरह कठिनाई नहीं हो। और पत्थर के साथ साथ जो है लकड़ी का, जैसे भाला आप देख रहे होंगे, भाला लोहा का होता है, लेकिन वो पत्थर का जो है नुकीला चीज को, पत्थर को बना के बांध के मतलब शिकार कर रहे थे लोग। तो बेसिकली नवपाषाण काल में ये सब काम हो गया, मतलब कृषि का विकास हो गया, और लोगों ने जो है जानवर तो उन लोग पहले ही स्टार्ट कर देते थे पालना, लेकिन यहाँ पे कृषि करना बिल्कुल शुरू कर दिया। तो ये आपका 3 पीरियड था प्रागैतिहासिक काल, 3 भाग में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिए आद ऐतिहासिक काल, ऐसा पीरियड जहां पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया। अब देखिए 2 भाग में डिवाइडेड है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आप लोग सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस सभ्यता की खोज जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने किया था। और बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ पे भी, तो भारत का जो है आप बोल सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत का जो हिस्सा है वहां पे, और पाकिस्तान का जो पूरा एरिया दिख रहा है उस जो एरिया में का आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कहीं ना कहीं आपका हड़प्पा सभ्यता भी कहता है, क्योंकि उस वक्त हड़प्पा जो है उस वक्त की सबसे प्रमुख नगर था, उस समय का सबसे बड़ा जो है नगर था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहता है। दोनों एक ही चीज है। अब देखिए इसका पीरियड 2500 से 1500 के बीच में था, बीसी में, 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच में। कहीं कहीं आपको ना 2350 से लेके 1750 बीसी तक भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो दोनों आपका कहीं ना कहीं आंसर सही है। ये आपका जो है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा माना गया है, इसलिए ये ज्यादा सटीक है। तो ये जो आपका याद रखिएगा, अपने आपका दिमाग में रहना चाहिए कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड था वो था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए वैदिक सभ्यता, इसका चर्चा किए बिना भारत इतिहास का चर्चा करना बिल्कुल बेवकूफी है। देखिए ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल दो, वैदिक सभ्यता का पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, मतलब 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। इसमें 2 भाग में डिवाइडेड है, एक आपका ऋग वैदिक पीरियड और एक आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000, और आपका उत्तर वैदिक 1000 से 600। याद रखिएगा कि पूरा जो है वैदिक काल 1500 से कितना हो गया, 600 बीसी तक था, लेकिन जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड बोलेगा 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक पीरियड 1000 से 600, 2 भाग में डिवाइडेड है। अब देखिए ऋग्वैदिक में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाता है, इंद्र की जगह प्रजापति जो है प्रमुख देवता बन जाता है। अब यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो है समाज जो है जन्म के आधार पर नहीं था, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये कोई कुम्हार है तो कुम्हार का ही काम करेगा, कोई सोनार है तो सोनार का ही काम करेगा, कोई चमार है तो चमार का ही काम करेगा, कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ ही करेगा। मतलब ये जो दिया हुआ विधि व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं है। एक परिवार में कोई ब्राह्मण का ही पूजा पाठ भी कर सकता है, एक आदमी उसी परिवार का जो बच्चा चमार का भी काम कर सकता है, और उसी परिवार का जो है आदमी है जो है सोनार का भी काम करता है। तो ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड में इस तरह था, और उत्तर वैदिक काल में इस तरह था। तो यहाँ आप जानिएगा धीरे धीरे कि पूरा जो है समाज किस तरह भाग में डिवाइड था, वहाँ आचार विचार क्या था, व्यवहार क्या था, लोगों का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, ये सब आपको जानने का मौका मिलेगा ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में किस तरह जो चेंज हो गया, किस तरह समाज में परिवर्तन आने लगा, यहाँ सब आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा वैदिक सभ्यता में। तो ये तो हो गया आपका आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लोग जान के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें 3 भाग में डिवाइडेड, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। तो ये देखिए बेसिकली 3-4 चीज में डिवाइडेड है। महाजनपद काल में, आपका मगध साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, मौर्योत्तर काल में, मौर्य के बाद का काल में, फिर गुप्त साम्राज्य में और हर्षवर्धन काल में। तो सबसे पहले समझिए महाजनपद काल। ये पूरा महाजनपद जो है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल को महाजनपद काल कहा जाता है। और ये पूरा जो महाजनपद था भारत का वो 16 भाग में डिवाइडेड है। कितना, 16 भाग में डिवाइडेड है। और इसका उल्लेख आपका बौद्ध धर्म का एक लेख है, एक किताब है अंगुत्तर निकाय, उसमें उल्लेख किया गया। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि महाजनपद काल जो है भारत का 16 जो महाजनपद था उसमें जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का किताब है अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपद का जो है उल्लेख किया जाता है। और इसका जो पीरियड कब से कब था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। अब देखिए मगध साम्राज्य।
मगध साम्राज्य 600 से लेकर 300 बीसी तक था। अब यहाँ मगध साम्राज्य है, इसके संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। इसके संस्थापक मगध साम्राज्य में बहुत सारे राजा हुए, जैसे आपका हो जाएंगे बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए। इस धीरे धीरे करके इनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा कि मगध साम्राज्य उस वक्त का कितना इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कैसे हो गया, उस वक्त का जो वहाँ का रहन सहन कैसे था, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह का था, आर्थिक स्थिति क्या था, वहां पे जो घोड़ा का क्या रोल था, हाथी का क्या रोल था, उसका युद्ध क्या था, उस सब यहाँ पे आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा मगध साम्राज्य के बारे में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य, किस तरह से चाणक्य ने अपने शिक्षा का यूज किया, किस तरह चाणक्य ने अपने जो बदला लिया, और किस तरह चाणक्य ने एक छोटे से गुलाम को राजा बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो चंदू था पहले। तो ये पूरा जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मौर्य साम्राज्य में ही आपको सिकंदर का आक्रमण के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य किस तरह डिवाइडेड था। इसमें मेगास्थनीज जो है एक इंडिका नामक बुक लिखा था, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा आपको। और आपका जो अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने जो किताब लिखी है, उस तरह उसमें समाज का वर्णन किया, उस सब यहाँ पे आप बुक को पढ़ने का मौका मिलेगा मौर्य साम्राज्य में। यहीं पे आपका संगम काल, चोर, चेल, पांड्य, दक्षिण भारत का जो आपका साम्राज्य था, ये सब इसी में आपका शामिल है मौर्य साम्राज्य में। अब देखिए मौर्योत्तर काल मतलब किस तरह से आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार, फिर अशोक, अशोक के बाद का जो बेसिकली स्टार्ट हो जाता है ह्रास, तो वो सब यहाँ पे पढ़िएगा कि मौर्य के बाद का जो काल हो गया, मौर्योत्तर काल के बाद का काल मतलब शुंग वंश, आपका सातवाहन वंश, कुषाण वंश, यहाँ इसका उल्लेख किया गया, यहाँ पे किस तरह पे उन लोग आया और किस तरह शासन किया, किस तरह भारत को जो है उन लोग जीता। तो बेसिकली यहाँ हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए गुप्त साम्राज्य, इस साम्राज्य जो है, आप किसी दुल्हन को आप देखते होंगे तो एक दुल्हन जो बहुत श्रृंगार करके रहती है अपना शादी में, विवाह में, तो जिस तरह वो दुल्हन का श्रृंगार जितना महत्वपूर्ण योगदान देता है ना, उसी तरह से पूरा आपका जो है प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का उसी तरह रोल है। मतलब एक श्रृंगार है, दुल्हन का पूरा श्रृंगार है गुप्त साम्राज्य। मतलब इसको जाने बिना, इसको पढ़े बिना, इसको समझे बिना आप प्राचीन भारत को नहीं समझ सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य को समझना ही पड़ेगा आपको प्राचीन भारत को समझने के लिए। यदि आप यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं रीढ़ का हड्डी का काम करता है प्राचीन भारत में। लेकिन यदि श्रृंगार का, एक दुल्हन का श्रृंगार का, अब दुल्हन का श्रृंगार हटा दीजिए, दुल्हन कैसे दिखेगी, उसी तरह आपको गुप्त साम्राज्य का उस तरह इंपैक्ट पड़ता है, रोल पड़ता है। तो किस तरह श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया, वहां का जो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त का जो है क्या उपाधि था, किस तरह उनका रोल था, और किस तरह गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारत में कब्जा किया, किस तरह जो श्रीलंका पे लोग आक्रमण किया, किस श्रीलंका को जीता, उस वक्त का जो है नौसैनिक जो है व्यवस्था किस तरह का था, उस तरह का सामाजिक समरसता किस तरह का था, वो यहाँ हम लोग जानने का मौका मिलेगा। अब हर्षवर्धन काल, गुप्त वंश के बाद का जो काल था हर्षवर्धन काल, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन को क्यों कहा जाता है? ह्वेन सांग जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में आया, उन्होंने किस तरह यहाँ पे अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय में किस तरह का काम किया, किस तरह का यहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, किस तरह लेख लिखा, वो सब जानने को मौका मिलेगा। तो ये आपका जो बेसिकली हो गया प्राचीन भारत के बारे में। अब देखिए मध्यकालीन भारत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण। सबसे पहला जो अरब आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में किया था। उससे पहले बहुत सारे आक्रमण हुए लेकिन वो सब फेल हो गए। फेलियर का रीजन क्या था? और यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम वो क्यों जीत पाए? उसके अंदर एक छोटा सा लड़का, 16 साल का, 17 साल का लड़का, वो जो मोहम्मद बिन कासिम था, किस तरह से भारत को जीत लिया, कि क्या रीजन था कि सिंध में आक्रमण किया, सबसे पहले वही जीत पाया, उससे बड़े बड़े योद्धा जो है जीत नहीं पाए। ये सब आपको यहाँ मौका मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद मोहम्मद गजनी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, फिर आपका चंदावर का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का, सब यहाँ पे जो आपको पढ़ने का जानकारी मिलेगा। फिर संतलत काल के बारे में, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब यहाँ पढ़िएगा। और विजयनगर साम्राज्य, किस तरह हरिहर बुक्का ने, दोनों भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, उसको विकास किया, उसको डेवलप किया, और किस तरह साउथ इंडिया में अपना जो नाम जो है पूरा वर्चस्व स्थापित कर दिया। फिर भक्ति आंदोलन क्या इम्पैक्ट रहा भारत साम्राज्य में, हिंदू मुस्लिम जो है समरसता किस तरह स्थापित हो गया, भक्ति आंदोलन किस तरह समाज के नीचे तबके के लोग को ऊपर उठाने का प्रयास किया, और किस तरह जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था उसका किस तरह आलोचना किया गया। ये सब आपको यहाँ भक्ति आंदोलन पढ़ने का मिलेगा। फिर मुगल साम्राज्य, बाबर ने यहाँ पे तुर्की शाह के आक्रमण किया, किस तरह यहाँ पे जीता, बाबर का पानीपत का युद्ध, फिर आपका खानवा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये सब जो है सब जानने का मौका मिलेगा आपका मुगल साम्राज्य बाबर, फिर हुमायूं को किस तरह से
शेरशाह सूरी ने हरा दिया, फिर शेरशाह सूरी के बाद फिर किस तरह हुमायूं वापस आया, फिर हुमायूं के बाद फिर अकबर इतने बड़ा साम्राज्य का स्थापना कैसे किया, अपने साम्राज्य को और आगे कैसे बढ़ाया, फिर आपका अकबर के बाद फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ये सब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा औरंगजेब के बारे में। और किस तरह यहाँ पे जहांगीर जो है एक वर्ड बोला था कि नूरजहां की आंखों ने मुझे ले डूबा, एक प्याले शराब और नूरजहां की आंखों ने मुझे ले डूबा। तो ये जो वर्ड्स है इस फिर मुगल साम्राज्य के बाद उसका पतन हो जाता है, फिर मराठा साम्राज्य का आ जाता है, उत्कर्ष होता है। मराठा जो है आपका शिवाजी, शिवाजी किस तरह पूरा मराठा साम्राज्य को स्थापना करता है, किस तरह जो है अपने ताकत से, अपने उद्देश्य से, अपने जो है देशभक्ति के गीतों को गाते हुए किस तरह जो है साम्राज्य का स्थापना करता है, ये सब आपको यहाँ पे मौका मिलेगा पढ़ने का। अब देखिए मध्यकालीन के बाद बचता है लास्ट में क्या, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत आपको पता होगा बेसिकली जो है यहाँ पे कंपनी जो आता है, कंपनी यहाँ पे रूल करना शुरू होता है, उससे हमारा जो है शासन खत्म होने लगता है, इंडिया का जो है रूल जो है विदेशी हाथों में चला जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है 1498 में, फिर अंग्रेज 1600 में, फिर डच 1602 में आता है, फिर डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में, फिर आपका फ्रांसीसी 1664 में, फिर स्वीडिश 1731 में, फिर आपका जो है इन लोग का जो सबसे बड़ा जो आपस में लड़ता है, सबसे जो बड़ा योद्धा होता है अंग्रेज बनता है। अंग्रेज किस तरह यहाँ से कंपनी स्थापित करता है, अंग्रेजों ने किस तरह बंगाल में अपना जो खूंटा गाड़ता है, किस तरह यहाँ पे गुलाम बनाना शुरू करता है, अब पूरे बंगाल के साथ साथ इंडिया को किस तरह पूरा जीत लेता है, पूरा इंडिया को अपना कब्जा कर लेता है, वो सब लोग पढ़ेंगे। किस तरह यहाँ पे गवर्नर जनरल का रूल था, फिर हम लोग जानेंगे कि 1857 क्रांति के बारे में, कांग्रेस का क्या इंपैक्ट पड़ा, कांग्रेस के साथ साथ कितने सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने मिलकर किए, उन सब जानने को हमको यहाँ मौका मिलेगा। और अंग्रेजों के विरुद्ध जितने सारे विद्रोह यहाँ पे किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब जितने सारे, ये सब लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, आधुनिक भारत में। तो ये आप लोग का कहीं ना कहीं इतिहास का एक छोटा सा लेआउट था जो आप लोग को समझने को, आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यदि आपको है दिख रहा है तो उसका एक छोटा सा आप लोग कॉपी में लेआउट टाइप का नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा। आपको दिख रहा है तो उसको एक लिख लीजिए, ये आपका पूरा काम करेगा एक लेआउट की तरह। जिस तरह आपको बिल्डिंग देखते हैं, वो घर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बिल्डिंग के लिए मैप तैयार किया जाता है, तो ये पूरा नक्शा है आपका, वो आपको काम देगा कहीं ना कहीं। तो इसको आप लोग नोट्स बना के रखिए, और इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे जो हमको लगेगा जरूरत है उस तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। एक बच्चा हमको कमेंट किया था कि सर हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, उसका लेआउट हमको समझ में नहीं आता। तो भाई वो बच्चा हमको बोला था, मैसेज किया था, देखो हम भाई तुम्हारे लिए बना दिए वीडियो। अब हमको लग रहा है शायद तुमको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को भी कुछ लगता है, डाउट है, तो बिल्कुल हमको कॉल कीजिए, आप फिर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका जितना सारा प्रॉब्लम है समाधान करने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये जो है सेशन अच्छा लगा, तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कहीं ना कहीं उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको जेन्युइन इसको जरूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।